स्वागत है। आज हम 1857 के भारतीय विद्रोह पर बात करने वाले हैं। वो घटना जिसे कोई सिपाही विद्रोह कहता है तो कोई आज़ादी की पहली लड़ाई। जी। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके कारणों, घटनाओं और नतीजों पर काफ़ी अलग-अलग नज़रिए दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि इस महत्वपूर्ण घटना के जो मुख्य पहलू हैं, उन्हें समझा जाए। सही। शुरुआत शायद वहीं से करें जो सबसे ज़्यादा सुना जाता है, वो चर्बी वाले कारतूस। लेकिन देखेंगे कि जड़ें कितनी गहरी थीं असल में। हाँ, वो कारतूस वाला मामला तो जैसे एक चिंगारी थी, हम्म, लेकिन बारूद तो कह सकते हैं पहले से जमा हो रहा था। मतलब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तारवाद, हाँ, लॉर्ड डलहौजी की वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब हड़प नीति, उसने कई रियासतों को बहुत नाराज किया। जैसे झांसी। हाँ, बिल्कुल। इसी नीति से झांसी का विलय हुआ और रानी लक्ष्मीबाई वो बाद में विद्रोह की इतनी महत्वपूर्ण नेता बनी। फिर 1856 में अवध का विलय हुआ। वो भी एक बहुत बड़ा झटका था। अवध का विलय, इसका शायद सैनिकों पर ज्यादा असर हुआ होगा, क्योंकि बंगाल सेना में तो ज्यादातर सैनिक वहीं से थे, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। बहुत से सिपाही अवध से थे और जब अवध गया तो उन्हें लगा कि भाई उनकी जमीनें, उनका रुतबा सब खतरे में है। तो उनके असंतोष को सीधी हवा मिली। अच्छा। पर यह सिर्फ सैनिकों या राजाओं की बात नहीं थी, आम लोगों में भी गुस्सा था। अंग्रेजों की लगान नीतियां बहुत भारी थीं। किसानों पर, जमींदारों पर मतलब तालुकदारों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा था, उनकी जमीनें छिन रही थीं। और वो सामाजिक धार्मिक मुद्दे भी तो थे, जैसे सती प्रथा बंद करना, विधवा पुनर्विवाह कानून। इनको क्या लोगों ने अपनी परंपराओं पर हमला माना? हाँ, काफी हद तक। कई लोगों को लगा कि अंग्रेज उनके धर्म में, उनके समाज में दखल दे रहे हैं। फिर वो ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां थीं, धर्मांतरण की अफवाहें, उससे भी एक डर का माहौल बना। और फौज के अंदर भी बंगाल सेना में खासकर जो ऊंची जाति के सिपाही थे, उनमें अपनी जाति और धर्म को लेकर चिंता बढ़ रही थी। वो समुद्र पार जाने वाली बात कि उससे जाति भ्रष्ट हो जाएगी। हाँ, वही। और फिर 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आ गया। इसने कहा कि नए सिपाहियों को कहीं भी मतलब समुद्र पार भी सेवा करनी होगी। तो पुराने सिपाहियों को भी डर लगा होगा। बेशक, उन्हें लगा कि कहीं ये कानून उन पर भी ना लागू हो जाए। और इसी माहौल में वो एनफील्ड राइफल आई और अफवाह फैली कि कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी है। जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की भावनाएं आहत हुई। एकदम। और कंपनी ने सफाई दी, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। बस यहीं से मामला भड़क गया। तो मार्च 1857 बैरकपुर में मंगल पांडे। हम्म। लेकिन वो तो एक अकेली घटना थी। असली शुरुआत तो मेरठ से हुई, मई में। हाँ, मंगल पांडे का विद्रोह व्यक्तिगत था, उन्हें फांसी हो गई। लेकिन मेरठ में 10 मई 1857 को सिपाहियों ने संगठित तरीके से विद्रोह किया, अपने साथियों को जेल से छुड़ाया, अंग्रेज अफसरों पर हमला किया। और फिर दिल्ली चल दिए। हाँ, सीधा दिल्ली। वहां पहुंचकर उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनको हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। अब जफर के पास असली ताकत तो नहीं थी, लेकिन उनके नाम से विद्रोह को एक पहचान मिल गई, एक प्रतीक मिल गया। तो ये आग फिर तेजी से फैली होगी। कानपुर, लखनऊ, झांसी, ये सब बड़े केंद्र बने। बिल्कुल। कानपुर में नाना साहिब ने कमान संभाली। यहीं पर वो सती चौरा घाट और बीबी घर वाली भयानक घटनाएं हुई। बीबी घर में अंग्रेज महिलाओं और बच्चों की हत्या वो बहुत क्रूर थी। हाँ, मैंने पढ़ा है। और इसी बीबी घर कांड ने अंग्रेजों के गुस्से को और भड़काया शायद। हाँ, बहुत ज्यादा। अंग्रेजों में बदले की भावना चरम पर पहुंच गई। उधर लखनऊ में रेजिडेंसी को महीनों तक घेरे रखा गया और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, उनकी वीरता तो खैर सब जानते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने फिर जवाब दिया होगा। क्या सभी भारतीय विद्रोह में शामिल थे या कुछ अंग्रेजों के साथ भी थे? नहीं, सब शामिल नहीं थे। यही एक खास बात है। विद्रोह ज्यादातर उत्तर और मध्य भारत में ही रहा। मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी वो शांत रहे। कई राजा महाराजा अंग्रेजों के वफादार बने रहे। अच्छा। हाँ, और तो और सिख और पश्तून सिपाहियों ने तो विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की बहुत मदद की। ये भी अंग्रेजों की जीत का एक बड़ा कारण था। सितंबर 1857 तक उन्होंने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। और दमन, सुना है दोनों तरफ से बहुत क्रूरता हुई थी। हाँ,
इसमें कोई शक नहीं, अंग्रेजों का बदला बहुत भयानक था। हजारों लोगों को सरेआम फांसी दी गई, कुछ को तो तोप से उड़ा दिया गया। आम नागरिकों की भी बहुत मौतें हुईं, खासकर अवध में। कानपुर में कहते हैं बीबी घर की दीवारों को खून से साफ करवाने जैसी घटनाएं हुई। बहुत हिंसा हुई दोनों तरफ से। इस सब का सबसे बड़ा राजनीतिक असर क्या हुआ, मतलब नतीजे क्या निकले? सबसे बड़ा नतीजा, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। सीधा 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। यहीं से ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई, जिसे हम जानते हैं। अच्छा, तो कंपनी गई, क्राउन आया, और सेना में भी बदलाव हुए? हाँ, सेना को पूरी तरह से बदला गया। अंग्रेज सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया और भर्ती में मार्शल रेस को तरजीह दी जाने लगी। जैसे सिख, गोरखा, पश्तून, उन पर ज्यादा भरोसा किया गया। और वो महारानी विक्टोरिया की घोषणा नवंबर 1858 वाली? उसमें तो बड़े वादे थे, धार्मिक सहिष्णुता, बराबरी के मौके। हाँ, वो घोषणा बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने कम से कम कागज पर तो ये कहा कि अब भारतीयों के धर्म और रिवाजों का सम्मान होगा और सरकारी नौकरियों में योग्यता देखी जाएगी, रंग या नस्ल नहीं। ये कोशिश थी भरोसा दिलाने की, ताकि आगे ऐसा विद्रोह ना हो। लेकिन क्या ये वादे पूरे हुए? हाँ, कह सकते हैं कि पूरी तरह से नहीं, जमीनी हकीकत अलग थी। लेकिन हाँ, इसने एक तरह से शासन के नए दौर का ऐलान जरूर किया। तो अगर हम संक्षेप में देखें, 1857 सिर्फ चर्बी वाले कारतूस का मामला नहीं था। ये तो सालों से जमा हो रहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक हर तरह के असंतोष का एक विस्फोट था। बिल्कुल। और इसने कंपनी राज खत्म करके ब्रिटिश राज की नींव डाली। सेना, प्रशासन, सब पर गहरा असर छोड़ा। बिल्कुल। और आज भी इस पर बहस होती है कि इसे सिपाही विद्रोह कहें या स्वतंत्रता का पहला युद्ध। हाँ, ये बहस जरूरी भी है। इतिहास को समझने के अलग अलग नजरिए होते हैं। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा में जो समानता और अवसर का वादा था, भले ही वो पूरी तरह निभाया ना गया हो, उस वादे ने आने वाले दशकों में जो भारतीय राष्ट्रवाद उभरा, उसको कैसे प्रभावित किया होगा, ये सोचने वाली बात है।